हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे कानपुर यूनिवर्सिटी बीएड फोर्थ सेमेस्टर की, जिसमें आपका फर्स्ट पेपर तो हो चुका है और पेपर इतना बढ़िया पेपर आया, बहुत बढ़िया। हमने आंसर की मैच कराई है पेपर फर्स्ट की, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो उस आंसर की से मैच कराने के बाद विद्यार्थी बहुत मैसेज कर रहे हैं। कोई कह रहा है सर हमारे तो 75 के 75 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कोई कह रहा है सर 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कोई कह रहा है सर 65 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 60 से नीचे वाला तो कोई मैसेज ही नहीं है। इतना भर भर के विद्यार्थी मैसेज कर रहे हैं कि हमारे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आंसर की हमने फर्स्ट पेपर की दे दी है, उससे अपना मैच कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट पेपर तो हो गया। अभी देखिएगा, और आपको ये तो हमें बताने की जरूरत ही नहीं है कि जितना कोई भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ नोट्स, आउट ऑफ मटेरियल, आउट ऑफ कंटेंट नहीं आया है। जितना कंटेंट हमने आपको प्रोवाइड कराया है, पूरा का पूरा पेपर वहीं से फंसा है, ठीक है। अभी तक भी अगर आपने नोट्स नहीं लिए हैं तो आपके पास सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, 3 सब्जेक्ट आपके बचते हैं। इनके नोट्स लेकर के आप बढ़िया कर सकते हैं। चलिए, यहाँ से अब हम लोग आज सेकंड पेपर की तैयारी में लगते हैं। सेकंड पेपर का ये शॉर्ट नोट से बहुत वैल्यूबल कंटेंट हम आप तक शेयर कर रहे हैं। देखिएगा, प्राथमिक शिक्षा का अर्थ, यहाँ पे आपको थोड़ा समझ करके आंसर देना होगा सेकंड पेपर में, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। प्राथमिक शिक्षा का अर्थ प्रारंभ में दी जाने वाली शिक्षा है। प्राथमिक शिक्षा क्या होती है? जो प्रारंभ में दी जाने वाली शिक्षा होती है उसको प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। प्राथमिक शब्द का अर्थ होता है प्रारंभिक या फिर मुख्य या फिर बुनियादी। प्राथमिक शिक्षा का अर्थ प्रारंभिक शिक्षा या मुख्य शिक्षा या बुनियादी शिक्षा होता है। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की अवस्था बालकों के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी अवस्था मानी जाती है। कितने वर्ष से? 6 से 14 वर्ष तक की अवस्था जो है वो बालकों के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी अवस्था मानी जाती है। प्राथमिक शिक्षा संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था का प्रथम सोपान है। कौन सी शिक्षा? प्राथमिक शिक्षा। 5 वर्ष की उम्र तक के बच्चों का मस्तिष्क कितने % डेवलप हो चुका होता है? 90% डेवलप हो चुका होता है। सन 1937 में गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी। कब? 1937 में, जिसमें 7 वर्ष से 17 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों की कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क करने का प्रस्ताव भी किया गया था। प्राथमिक विद्यालयों से जुड़ी कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा को उच्च प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है। सर, क्या कहा जाता है? उच्च प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है। माध्यमिक विद्यालयों से जुड़ी कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा को निम्न माध्यमिक शिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न माध्यमिक शिक्षा। ये खूब क्वेश्चंस पूछते हैं इस तरीके से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जिस शैक्षिक संरचना को निर्धारित किया गया वो है 10+2+3। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग 5 वर्ष का प्राथमिक स्तर, 3 वर्ष का उच्च प्राथमिक स्तर और 2 वर्ष का हाई स्कूल स्तर होगा, तब जाकर के ये 10 बनेगा। 5, 3, 8 to 10। इसके पश्चात 2 वर्ष का उच्च माध्यमिक स्तर, ये वाला हो जाएगा, अर्थात इंटरमीडिएट स्तर, और उसके बाद 3 वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम होगा, ठीक है। यथा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के लिए जिस शैक्षणिक संरचना को निर्धारित किया गया वो है 5334। यह 3 से 18 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है। 5 वर्ष की आधारभूत यानी कि फाउंडेशनल स्टेज, ये क्या है? ये जो हमारी नई NEP 2020 है उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मेट दिया गया है। 5 वर्ष की आधारभूत फाउंडेशनल स्टेज, इसमें 3 साल का प्री प्राइमरी होता है, स्कूल, और फिर ग्रेड 1 और 2 आ जाता है, ठीक है। फिर 3 वर्ष की प्रिपरेटरी स्टेज होती है जिसमें ग्रेड 3, 4, 5 आ जाता है। 3 वर्ष की मध्य या उच्च प्राथमिक अवस्था होती है जिसमें क्लास 6, 7, 8 आ जाता है। फिर 4 वर्ष की उच्च या माध्यमिक अवस्था होती है जिसमें 9, 10, 11, 12 आ जाता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे भी वैदिक काल बौद्ध काल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 110%। वैदिक काल में शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी। बालक की शिक्षा का आरंभ 5 वर्ष की अवस्था में उपनयन संस्कार से होता था। शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी और शिक्षण प्रणाली यहाँ पे मौखिक थी। बौद्ध काल की बात करें, बौद्ध काल में शिक्षा मठों में दी जाती थी। प्राथमिक शिक्षा का आरंभ पब्जा संस्कार से होता था। शिक्षण प्रणाली मौखिक ही थी। शिक्षा का माध्यम लोक भाषा पाली थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसाओ ने लिखा है कि प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत बालकों को 6 माह तक सिद्धिरस्तु का अध्ययन कराया जाता था, जो कि बौद्ध काल से संबंधित है। मुस्लिम काल की बात करें, मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा मक्तबों में दी जाती थी।
मकतबों में मुल्ला मौलवी शिक्षण काम करते थे। मकतब में प्रवेश के समय बिस्मिल्लाह की रस्म कराई जाती थी। मकतब में सर्वप्रथम लिपि का ज्ञान कराया जाता था। मकतबों में उच्चारण और लिखने पर विशेष बल दिया जाता था। भारत में आधुनिक प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय ईसाई मिशनरियों को जाता है। सर, किसको? ईसाई मिशनरियों को। प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राममोहन राय ने सन 1819 में कलकत्ता में कलकत्ता विद्यालय समाज की स्थापना की थी। कलकत्ता विद्यालय समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने। कब की? 1819 में। कहाँ की? कलकत्ता में की। सन 1857 में भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति हुई। 1859 में सरकार ने प्राथमिक शिक्षा कर लगा दिया। सन 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई, जिसको हम हंटर आयोग भी कहते हैं। 1899 में लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय बनकर के आया था। गोखले ने 16 मार्च 1911 को केंद्रीय धारा सभा में अपना प्राथमिक शिक्षा संबंधी विधेयक प्रस्तुत किया। सन 1926 में असम में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए अधिनियम पारित किया गया। 1937 में 11 प्रांतों में उत्तरदायी सरकारों की स्थापना करके स्थानीय स्वशासन की नींव रखी गई और 1 जुलाई 1957 को अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की भी स्थापना की गई। इतनी बात क्लियर है? बस फटाफट पॉइंट्स को पकड़ते चलिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं। फिर अगला पॉइंट है। पॉइंट कहता है कि देखिएगा, शिक्षा के 3 स्तर माने गए हैं: प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 14 से 18 वर्ष के बालक व बालिकाएं कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा प्राप्त करते हैं। कक्षा 9 एवं 10 को उच्च माध्यमिक तथा 11-12 को उच्चतर माध्यमिक स्तर कहा जाता है। कार्टर वी गुड के अकॉर्डिंग माध्यमिक शिक्षा का वो समय है जो सामान्यतः 14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों के लिए होता है। किसके अकॉर्डिंग ये बात कही गई है? कार्टर वी गुड के अकॉर्डिंग। भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा पर समग्र रूप से विचार करने हेतु सन 1964 में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया था। भारत में माध्यमिक शिक्षा के विकास को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व माध्यमिक शिक्षा, दूसरी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद माध्यमिक शिक्षा। तो इस तरीके से 2 भागों में इसको डिवाइड किया जा सकता है। सन 1852 में देश में मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 32 थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ताराचंद समिति 1948 ने माध्यमिक विद्यालयों को बहुमुखी बनाने की संस्तुति की थी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने 1975 में द करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल नामक दस्तावेज तैयार किया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि द करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल नामक दस्तावेज किसने तैयार किया? एनसीईआरटी ने। कब? 1975 में। परीक्षाओं और मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों और बौद्धिक प्रगति की जांच करना है। लगभग आधी शताब्दी से परीक्षा को भारतीय शिक्षा का एक निकृष्टतम तत्व स्वीकार किया गया है। किसने कहा? ये बात राधाकृष्णन आयोग ने कही है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली छात्रों की मानसिक और साहित्यिक उपलब्धियों की ही जांच करती है, इसमें विश्वसनीयता का अभाव है। यह स्टेटमेंट मुदालियर आयोग ने दिया है। एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग माध्यमिक स्तर की शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुशंसाएं हैं, वो आपको समझना होगा। कहता है कि जहां तक संभव हो कम से कम कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम घर की भाषा, मातृभाषा, लोकल लैंग्वेज या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। त्रिभाषा फॉर्मूले को लागू किया जाना जारी रहेगा। यह एनईपी 2020 के अनुसार माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा है उससे संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं। हालांकि 3 भाषा के फॉर्मूले में लचीलापन रखा जाएगा और किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली 3 भाषाओं के विकल्प राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से छात्रों के स्वयं के होंगे, जिनमें से कम 3 में 2 भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। मिडिल स्कूल पर कोडिंग संबंधी गतिविधियां आरंभ की जाएंगी। कक्षा 6 से 8 के सभी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने की अवधि में 10 दिन के बस्ता रहित पीरियड में भाग लेंगे, यानी कि आपको 10 दिन बैग लेस जाना होगा, बिना बैग के। तब वे स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञ जैसे बढ़ई, माली, कुम्हार आदि के साथ प्रशिक्षु के रूप में काम करेंगे, है ना, एज अ ट्रेनर काम करेंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा संपूर्ण देश में एक समान रहेगी। जो विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा है वो पूरे देश में एक जैसी रहेगी। इसे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा साल में 2 बार करवाया जाएगा। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय
लेने में सहायता प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग भी किया जाएगा। बुनियादी सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों एवं समूहों के लिए बालक बालिका समावेशी कोष और विशेष शिक्षा जोन की स्थापना भी की जाएगी। ये पॉइंट्स को बहुत डीपली समझिएगा, बहुत ध्यान से। बोरिंग लग सकते हैं लेकिन बहुत काम के हैं। अगला पॉइंट, उच्च शिक्षा का अर्थ है ऊंची शिक्षा, अर्थात शैक्षिक संरचना के विभिन्न स्तरों में सबसे ऊंचे स्तर की शिक्षा। उच्च शिक्षा का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ शिक्षा। विश्वविद्यालय बड़े स्थान हैं जहां नवीन खोजें की जाती हैं, मस्तिष्क से टकराव होता है, यह ज्ञान का मंदिर है, संसार का प्रकाश है और उन्नत पीढ़ियों की मातृ संस्था है। इसके विद्यार्थियों को इन पर गर्व है। यह स्टेटमेंट किसका है? तो ये जो स्टेटमेंट है वो कार्डिनल न्यूमैन का स्टेटमेंट है। भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 का स्टेटमेंट है कि विश्वविद्यालय वो स्थान है जहां पर सब अपने अपने योगदान द्वारा सत्य की खोज करते हैं और अपनी शैक्षिक उन्नति द्वारा व्यक्तित्व का विकास करते हैं। किसने कहा? भारतीय शिक्षा आयोग ने कहा। ऐसे बहुत स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि उच्च शिक्षा का कोई व्यावहारिक उद्देश्य है तो मैं कह सकता हूं कि वह समाज के उत्तम नागरिकों को प्रशिक्षित करना है। किसने कहा? न्यूमैन ने कहा है। उच्च शिक्षा के अंतर्गत स्थानक और स्नातक, परास्नातक, व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण ये सब आ जाते हैं। वर्तमान में उच्च शिक्षा को नई शिक्षा नीति NEP 2020 के अंतर्गत 5334 में विभाजित किया गया है। इसमें 4 वाला भाग जो है वो उच्च शिक्षा का है, इसकी बात हो रही है इसमें। आगे बढ़ते हैं। सन 1956 में संसद द्वारा कानून बनाकर UGC का गठन किया गया था 1956 में, जिसका प्रमुख काम उच्च शिक्षा का समन्वय करना, इसके स्तर को बनाए रखना, विकास की निगरानी और उच्च शिक्षा को सुधारने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देना था। UGC शिक्षा की न्यूनतम मानकों पर नियमों को फ्रेम करता है। इस समय देश में 306 विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाएं हैं, जिनमें 84 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय भी सम्मिलित हैं। ऑल इंडिया सर्वे हायर एजुकेशन पोर्टल के अकॉर्डिंग वर्ष 2019-20 में विश्वविद्यालयों और संस्थानों की संख्या 2015-16 में 799 से बढ़कर 19-20 में 1043 की वृद्धि हुई, जबकि कॉलेजों की संख्या 15-16 में 39,071 थी, जो 19-20 में बढ़कर के 42,343 हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान भारत में मुख्यतः 5 प्रकार के विश्वविद्यालय पाए जाते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, राज्य विश्वविद्यालय, स्टेट यूनिवर्सिटीज, समकक्ष या स्तर प्रदान विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, निजी या प्राइवेट विश्वविद्यालय, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और ओपन यूनिवर्सिटीज। ये 5 प्रकार के विश्वविद्यालय पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इस समय देश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या लगभग 48 है। इस समय देश में लगभग 386 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं। इस समय देश में लगभग 126 समकक्ष स्तर प्रदान विश्वविद्यालय हैं। इस समय देश में लगभग 327 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। सन 1882 में आंध्र प्रदेश में राज्य मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। बाद में इसका नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय कर दिया गया। सन 1985 में राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की भी स्थापना की गई थी। इतनी बात क्लियर है। सन 1947 में देश के विभाजन से पूर्व भारत में कुल 21 विश्वविद्यालय थे। 1947 में देश के विभाजन के उपरांत भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या 19 रह गई थी। डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है, इसकी नियुक्ति 4 नवंबर 1948 को की गई थी। स्वायत्तता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्वायत्तता का शाब्दिक अर्थ होता है स्वशासन का अधिकार या फिर स्वतंत्रता। विश्वविद्यालय स्वायत्तता का अर्थ क्या हुआ? विश्वविद्यालयों को उन सभी कार्यों को करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए जिनके लिए उनकी स्थापना की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 4 देखिएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता दर 74.04% थी, जो अब 2020 में बढ़कर 77.7% हो गई है। सन 2020 के आंकड़ों के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर 84.7% पाई गई, जबकि महिलाओं में यह दर 70.3% थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के तहत सामने आया और 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। शिक्षा की वार्षिक स्थिति
रिपोर्ट 2021 मुख्यतः 5 से 16 वर्ष आयु वर्ग के छोटे बच्चों पर केंद्रित रिपोर्ट है। सार्वभौमिक नामांकन का अभिप्राय क्या है? निर्धारित प्रवेश आयु अर्थात 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्राथमिक स्कूलों में प्रवेश दिलाने से है सार्वभौमिक नामांकन। सर्व शिक्षा अभियान अधिनियम की शुरुआत सन 2001 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को वर्ष 2010 तक 8वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना है। 15 अगस्त 1997 को कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना नामक कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 15 अगस्त 1997 को। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना KGBVP को जुलाई 2004 में शुरू किया गया। 1 अप्रैल 2007 से इस कार्यक्रम को सर्व शिक्षा अभियान के साथ मिला दिया गया, ध्यान रखिएगा। महिला समाख्या योजना की शुरुआत 1989 में की गई थी। केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2001 को शिक्षा सहयोग योजना की शुरुआत की थी। बहुत अहम पॉइंट है। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 का जोड़ करके शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। 15 अगस्त 1995 को देश के 2408 ब्लॉकों में मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की गई। सन 1987-88 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में अध्यापक शिक्षा योजना की भी शुरुआत की गई। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना 1921 में की गई। समग्र शिक्षा अभियान वर्ष 2018-19 में प्रस्तावित किया गया। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 को केंद्र सरकार द्वारा 4 अगस्त 2021 को मंजूरी प्रदान की गई है। 15 अगस्त 2007 को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1976 में कहा गया है कि क्या कहा गया है, देखिए इसमें कहा गया है कि प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्गठन में व्यावसायिक शिक्षा के व्यवस्थित, सुनियोजित और कड़ाई से कार्यान्वित कार्यक्रमों को शुरू किया जाना चाहिए। आई बात समझ में? बीते साल भारत में साइबर हमले और धोखाधड़ी के कारण करीब 1.60 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में इंटरनेट का तीसरा सबसे बड़ा उपयोग करता है। भारत जो है वो इंटरनेट का तीसरा सबसे बड़ा उपयोग करता है। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। हमें एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना होगा, क्या लिखा है? हमें एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना होगा जहां युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप शिक्षा मिले। ये किसने कहा? प्रणब मुखर्जी ने। 15 अप्रैल 2014 को उच्चतम न्यायालय के द्वारा ट्रांसजेंडर को तृतीय जेंडर के रूप में पहचान दी गई। ट्रांसजेंडर को तृतीय जेंडर के रूप में पहचान कब दी गई? 15 अप्रैल 2014 को। किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय के द्वारा। 5 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद ट्रांसजेंडर के अधिकारों को कानूनी मान्यता भी मिल गई। केरल में पहला ट्रांसजेंडर स्कूल स्थापित किया गया। पहला ट्रांसजेंडर स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? केरल में किया गया। तमिलनाडु देश का पहला ऐसा राज्य है जहां ट्रांसजेंडर वेलफेयर पॉलिसी चलाई गई। भारत में विभिन्न स्तरों की शिक्षा का उद्देश्य निश्चित करने का कार्य सर्वप्रथम वुड के घोषणा पत्र ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पॉइंट है, प्रतिभा पलायन का अर्थ क्या है? प्रतिभा पलायन का अर्थ है कि एक देश की प्रतिभाओं जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, साहित्यकार, खिलाड़ी अथवा अन्य प्रतिभा संपन्न लोगों का रोजगार एवं शिक्षा के बेहतर अवसरों तथा अन्य सुविधाओं के कारण विश्व के दूसरे देशों में चले जाना प्रतिभा पलायन कहलाता है। इतनी बात क्लियर है? चलिए, इतनी बात क्लियर है। यहाँ से चैप्टर 5 देखिएगा। चैप्टर 5 क्या कहता है? बहुत बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत वैल्यूबल कंटेंट पढ़ रहे हैं आप। चलिए, अध्यापक व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का निर्माता है। अध्यापक क्या है? अध्यापक व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का निर्माता है। उत्तम शिक्षा के कार्यक्रम का नियोजन टीचर्स की योग्यता पर निर्भर है, शिक्षकों की योग्यता पर निर्भर है। शिक्षक की व्यावसायिक योग्यता और कला की दक्षता पर उत्तम कोटि का शिक्षण अपेक्षित है। उत्तम कोटि के शिक्षण के द्वारा बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। वर्तमान समय में भारत में शिक्षक शिक्षा को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE द्वारा विनियमित किया जाता है। NCTE को 1993 में वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। NCTE को 1993 में वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 1993 में वैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद NCTE समय समय पर अपने विनियमों में संशोधन भी करती रही है। सर्वप्रथम 1993 में
इन्हें प्रस्तुत करने के बाद सन 2005, 2007 और 2009 में इनमें परिवर्तन करके अपडेट किया गया और 2014 में इसे परिवर्तित किया गया। उसके पश्चात जून 2017 में भी शिक्षण संस्थानों में कार्य कर रहे शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता को लेकर पुनः NCTE ने नए मानदंड प्रस्तुत किए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़िए। विश्वविद्यालयी शिक्षा कमीशन 1948-49 भारत सरकार द्वारा 14 नवंबर 1948 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में लाया गया। इसे राधाकृष्णन कमीशन के नाम से या राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्र भारत का यह पहला कमीशन था। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालयी शिक्षा के बारे में रिपोर्ट तैयार करना और देश के वर्तमान तथा भविष्य को देखते हुए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सुझाव देना था। इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि हमारे छात्रों और राष्ट्र के लिए सर्वोत्तम संभावना सुनिश्चित करने के लिए टीचर्स की प्रेरणा और सशक्तिकरण की आवश्यकता है। NEP 2020 बालकों की व्यावसायिक शिक्षा व शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यों पर अत्यधिक ध्यान देने पर जोर देती है। भारत में अध्यापक शिक्षा दो प्रकार की है। एक तो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन है, दूसरी इन सर्विस टीचर एजुकेशन है। ठीक है, अब देखिए पूर्व प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं क्या हैं। इन संस्थाओं में नर्सरी, मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन आदि पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण को नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग NTT कहा जाता है। इस पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण अवधि सामान्यतः 1 वर्ष की होती है। ओके, इतनी बात क्लियर है। प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में शिक्षण कार्य करने वाले अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाएं प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं यानी कि प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहलाती हैं। भारत में पत्राचार पाठ्यक्रम का प्रारंभ सन 1965 में माध्यमिक स्कूलों में सेवारत अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए किया गया था। यानी माध्यमिक स्कूलों में जो टीचर काम कर रहे थे, पढ़ा रहे थे और वो ट्रेंड नहीं थे, उन्हें ट्रेंड करने के लिए भारत में पत्राचार पाठ्यक्रम का प्रारंभ 1965 में किया गया। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा का अर्थ सेवारत अध्यापकों को अध्यापन से संबंधित अपडेट यानी जानकारी प्रदान करना और व्यावसायिक गुणों तथा कौशलों में सुधार और विकास करना है। इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखिए चैप्टर 6 से आपके सामने दूरस्थ शिक्षा का प्रारंभ किससे हुआ? पत्राचार पाठ्यक्रमों से हुआ। दूरस्थ या दूरवर्ती या सुदूर शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है दूर से दी जाने वाली शिक्षा। यह शिक्षा के क्षेत्र में एक आंदोलन है जिसका प्रमुख उद्देश्य है कि शिक्षा सभी तक पहुंचे। कीगन के अनुसार दूरस्थ शिक्षा संपूर्ण अधिगम तक अध्यापक और छात्र का अर्ध स्थायी पार्थक्य है। दूरस्थ शिक्षा हेतु रेडियो व टेलीविजन जैसे संचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। इसमें ज्ञान ऊपर से थोपा नहीं जाता बल्कि छात्र अपनी इच्छानुसार आंतरिक प्रेरणा से अध्ययन करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में पत्राचार संस्था की स्थापना के लिए 1873 में सर्वप्रथम प्रयास किया गया। क्वींसलैंड विश्वविद्यालय 1911 में पत्राचार के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान कर रहा है। यूके मुक्त विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। मुक्त विश्वविद्यालय की कल्पना सन 1963 में ग्रेट ब्रिटेन में हेरल्ड विल्सन के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन पूछ लेगा, मुक्त विश्वविद्यालय की कल्पना किसके द्वारा की गई? हेरल्ड विल्सन के द्वारा की गई। पाकिस्तान में अल्लामा इकबाल विश्वविद्यालय की स्थापना 1974 में हुई जिसका स्थान एशियाई मुक्त विश्वविद्यालयों में अग्रणी है। श्रीलंका मुक्त विश्वविद्यालय सन 1980 में सेवारत विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। चलिए, ये पेपर आपका फर्स्ट पेपर से टफ है। फर्स्ट पेपर सरल है, ठीक है, थर्ड भी सरल है, लेकिन सेकंड, हाँ आपका जो है थर्ड और फोर्थ भी सरल है, लेकिन सेकंड पेपर आपको कठिन पड़ेगा। नहीं मानते तो जिस दिन पेपर देख के आओ हमको बताना, ठीक है, उसमें आपको थोड़ा मेहनत लगेगी आपकी। ये मत सोचना कि फर्स्ट पेपर बहुत सरल हो गया तो ये भी ऐसे हवा में उड़ा देंगे, नहीं, सेकंड पेपर सबसे ज़्यादा कठिन है। थर्ड और फोर्थ में तो दिक्कत नहीं है। सन 1990 में बांग्लादेश मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1990 में एशिया का एक प्रमुख मुक्त विश्वविद्यालय थाईलैंड में भी स्थापित है। स्वतंत्रता के समय भारत में 19 परंपरागत विश्वविद्यालय तथा 420 संबद्ध महाविद्यालय थे।
दिल्ली विश्वविद्यालय ने सन 1962 में पत्राचार पाठ्यक्रम आरंभ किए थे। पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला ने 1968 में पत्राचार कार्यक्रम निदेशालय की स्थापना की थी। भारत सरकार ने 1970 में मुक्त विश्वविद्यालय पर एक गोष्ठी का आयोजन किया था। प्रोफेसर जी राम रेड्डी की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ कमेटी ने सन 1982 में आंध्र प्रदेश में राज्य मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की। बाद में आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय रख दिया गया। सन 1985 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा भी की थी। 1985 में संसद में राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अधिनियम पारित किया गया और 20 सितंबर 1985 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू की स्थापना हुई। कब हुई? 20 सितंबर 1985 को। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIS, जिसे पहले राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय NOS के रूप में जाना जाता था, इसकी स्थापना नवंबर 1989 में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसरण में एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। पॉइंट टू बी नोटेड, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉइंट देखिए। तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा का एक अंग है। तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा का एक अंग है। व्यावसायिक शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा से है जो व्यक्ति को किसी कार्य या व्यवसाय से संबंधित तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करती है ताकि वह उस व्यवसाय के द्वारा अपना जीविकोपार्जन कर सके। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि सन 1882 में हंटर आयोग ने सर्वप्रथम तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया था। सन 1887 में बम्बई में विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की गई थी। ठीक है। सन 1917 में बनारस विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय स्तर पर सर्वप्रथम मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मेटलर्जी की शिक्षा की व्यवस्था भी की गई। सन 1937 में वुड एबट समिति की नियुक्ति हुई, जिसने तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के विषय में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। 30 नवंबर 1945 को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा समिति यानी कि ऑल इंडिया कमेटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की भी स्थापना की गई। मार्च 1947 में वैज्ञानिक मानव समिति साइंटिफिक मैनपावर कमेटी की नियुक्ति की गई। अगला पॉइंट लीजिए, तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत उस समस्त प्रकार की शिक्षा को सम्मिलित किया जा सकता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिए तकनीकी प्रशिक्षण मिलता है। सन 1948-49 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने भी विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे तथा इस दिशा में सर्वप्रथम 1951 के यूनेस्को द्वारा भारत को विदेशी अनुदान भी प्राप्त हुआ था, जिसका लाभ समस्त सूची प्रौद्योगिकी संस्थानों ने उठाया था। इतनी बात क्लियर है। सन 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए बहुउद्देशीय विद्यालय स्थापित करने का सुझाव भी दिया गया। 1941 में दिल्ली में पॉलिटेक्निक स्कूल खोला गया और 1905 में एक कमेटी का निर्माण किया गया जिसका काम तकनीकी शिक्षा का विकास करना था। अगला पॉइंट, व्यावसायिक शिक्षा की जिम्मेदारी जिन संगठनों को सौंपी गई, जिनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं। ये नाम बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि कई क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। NCERT का पूरा नाम क्या है, AICT का पूरा नाम क्या है, CSTRI का पूरा नाम क्या है, ATI क्या है, तो इनके नाम आपको याद होना चाहिए। ना याद रहे तो रट्टा मार लेना, क्वेश्चन पूछ लेगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद मतलब NCERT, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE, शिक्षता प्रशिक्षण का क्षेत्रीय निदेशालय RDAT, केंद्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान CSTRI, फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान FTI, उच्च प्रशिक्षण संस्थान को ATI कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI हो गया, राष्ट्रीय व्यावसायिक व्यापार प्रशिक्षण परिषद NCTBT हो गया, केंद्रीय शिक्षुता परिषद CAL हो गया, रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय DET हो गया, राज्य व्यावसायिक व्यापार प्रशिक्षण SCTVT हो गया। ठीक है, यार इतना ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना में तकनीकी शिक्षा पर 23 करोड़ रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तकनीकी शिक्षा पर 49 करोड़ रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना में 1961 से 66 में तकनीकी शिक्षा पर 142 करोड़ रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई, जो कुल शिक्षा खर्च का 25% था। जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी
1969 से 74 तक इसमें तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर 253 करोड़ रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई थी। जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी, जो कि 1974 से 1979 तक थी, इसमें तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर 164 करोड़ रुपए जो है धनराशि निर्धारित की गई थी कि इतना खर्च किया जाएगा। छठी पंचवर्षीय योजना जो 1980 से 85 तक थी, इसमें तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर 278 करोड़ रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई थी। जो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी 85 से 90 तक, इसमें जो है 681 से लेकर के 79 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। जो आठवीं पंचवर्षीय योजना थी 1992 से 97 तक, इसमें 824 करोड़ रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई थी तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर। जो नौवीं पंचवर्षीय योजना थी, इसमें 2373.5 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे, ठीक है, शिक्षा के विकास और उसकी उन्नति के लिए। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी 2002 से 7 के बीच, इसमें 25,424 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 26,300 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ। 12वीं पंचवर्षीय योजना में तकनीक और व्यावसायिक शिक्षा के लिए विकास एवं उन्नति के लिए 2 मुख्य लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। क्या लक्ष्य थे? पहला था +2 और उच्च स्तर पर तकनीकी शिक्षा का आवश्यकतानुसार विकास करना। दूसरा था विकास के साथ साथ उसमें गुणात्मक सुधार भी किया जाए। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान, निर्देशन एवं परामर्श को प्रोत्साहन देने के लिए 1942 में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना की गई 1942 में। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन चैप्टर देखिए, चैप्टर 8 आ गया आपके सामने। क्या कहता है? शैक्षिक अनुसंधान की उन्नति, प्रकाशन एवं समन्वय तथा प्रशिक्षण एवं प्रसार सेवाओं की उन्नति करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने सन 1961 में एक संगठन की नई दिल्ली में स्थापना की। ये संगठन नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के नाम से प्रसिद्ध है। इस परिषद का प्रमुख उद्देश्य शैक्षिक क्षेत्र में शोध कार्य को प्रोत्साहन देना और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करना है। वर्तमान में ये संस्था शिक्षा मंत्रालय की तकनीकी संस्था के रूप में काम कर रही है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण का संगठन निम्नलिखित 3 स्तरों पर होता है: सामान्य निकाय, कार्यकारिणी समिति और प्रशासनिक संगठन के तौर पर। केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी CIET, इस संस्थान की स्थापना 1984 में शैक्षिक तकनीकी केंद्र और शिक्षण साधन विभाग को मिलाकर के की गई थी। हमने पढ़ा दिया, याद करना आपकी जिम्मेदारी है। पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक संस्थान, इस संस्थान की स्थापना भोपाल में 1994 में की गई थी। अगला पॉइंट आपके सामने क्या कहता है, देखिएगा। भारत सरकार की शैक्षिक नीति एवं सुझाव को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना प्रारंभिक शिक्षा विभाग के रूप में की गई थी। किस रूप में? प्रारंभिक शिक्षा विभाग के रूप में। इतनी बात होती है क्लियर? आगे बढ़िए। परिषद की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? शैक्षिक शोध, प्रावधान, प्रकाशन और विस्तार कार्य। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में निर्धारित शिक्षा नीति के अधीन अक्टूबर 1986 में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का काम प्रारंभ हुआ। अगला पॉइंट कहता है कि राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय न्यूपा शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में राष्ट्रीय शीर्षस्थ संस्था के रूप में भारत सरकार द्वारा गठित एक स्वायत्तशासी निकाय है। यह संस्थान 1962 में यूनेस्को के साथ 10 वर्षीय संविदा के आधार पर स्थापित किया गया। उस समय इसका नाम था एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। मई 1979 में भारत सरकार ने इस संस्थान को वर्तमान नाम राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय यानी कि न्यूपा दिया। ये नाम इसको दिया। यह संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। न्यूपा में 10 विभाग हैं। भारत सरकार द्वारा मई 1973 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT की स्थापना इस धारणा से की गई थी कि यह अध्यापक शिक्षा संबंधी सभी पक्षों पर परामर्श देती रहेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 12 के अंतर्गत 16 सितंबर 1994 को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC की स्थापना की है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इतनी बात क्लियर होती? वेरी गुड। अगला देखिए। शिक्षा के सार्वभौमिकरण, सार्वजनिकरण, लोकव्यापीकरण का शाब्दिक अर्थ है। क्या है इसका शाब्दिक अर्थ? इसका शाब्दिक अर्थ है
शिक्षा का किसी निश्चित स्तर तक सभी के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध होना। संविधान की धारा 45 के अनुसार 10 वर्ष के अंदर 6 से 14 वर्ष तक आयु के सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने का संकल्प लिया गया था, जो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए अति आवश्यक है। विमल शाह ने अपने अध्ययन हु गोज टू कॉलेज में बताया है कि जातीय असमानता भारत में शैक्षिक असमानता और शिक्षा में सार्वभौमिकरण में सबसे बड़ी बाधा है। करुणा चांदना ने अपने अध्ययन में पाया कि पितृसत्तात्मक परिवार और समाज एवं स्त्रियों की निम्न परिस्थिति के कारण स्त्रियों को शिक्षा के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाए हैं, जिससे उनमें पुरुष की तुलना में शिक्षा का प्रसार कम हुआ है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण की एक मुख्य बाधा धर्म के आधार पर शैक्षिक असमानता का पाया जाना भी है। अभी भी भारत में हिंदू पारंपरिक शिक्षा पर बल देते हैं, मुस्लिम मजहबी शिक्षा पर आज भी बल देते हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 का जोड़ करके 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। इसी संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 45 में राज्य को 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा संशोधन नीति 1992 से शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास के लिए गहन क्षेत्रीय और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। साथ ही अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास के लिए मौलाना आज़ाद फाउंडेशन और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के माध्यम से धन आवंटन किया जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आएगा, बड़ा टफ आएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, एक लड़के की शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा है, परंतु एक लड़की की शिक्षा पूरे परिवार की शिक्षा है। 1979-80 में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया। शिक्षा में हास्यकरण से तात्पर्य क्या है? हास्यकरण से तात्पर्य समाज के उन वंचित वर्गों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना है जिन्हें शिक्षा के समान अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। हमारे समाज में दलित, उपेक्षित अर्थात अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्ग हाशिए पर खड़े हैं। संविधान के अनुच्छेद 338 तथा 338A के अंतर्गत 2 वैधानिक निकाय अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग तथा अनुसूचित जनजाति के लिए भी राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान इसमें है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। चैप्टर 10 देखिएगा। व्यावसायीकरण का सामान्य अर्थ है किसी व्यवसाय में प्रशिक्षण। यह व्यवसाय को सीखना है और ट्रेनिंग मतलब ये व्यवसाय को सीखना है ताकि जीवन यापन के लिए व्यक्ति को योग्य बनाया जा सके। शिक्षा के व्यावसायीकरण से अर्थ है वह विशेष प्रकार की शिक्षा जो व्यक्ति को किसी व्यवसाय के योग्य बना सके। गांधी जी का कथन है, शिक्षा बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होना चाहिए। ऋग्वेद में इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि प्राचीन भारत प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में अग्रणी था। मुगल सम्राटों के संरक्षण के कारण भारत ने प्राविधिक और व्यावसायिक क्षेत्र में काफ़ी उन्नति की है। अंग्रेजों के आगमन पर परंपरागत व्यावसायिक शिक्षा समाप्त हो गई। सन 1800 से 1887 तक वुड के आदेश पत्र में भारत के लोगों के लिए लाभदायक व्यावसायिक शिक्षा की बात कही गई थी, परंतु इस अवधि में व्यावसायिक शिक्षा में कोई खास उन्नति नहीं हुई। 1857 से 1902 तक 1854 के वुड के घोषणा पत्र में व्यावसायिक शिक्षा पर बहुत बल दिया गया था तथा हंटर आयोग ने भी माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक विषयों की सिफारिश की थी। 1902 से 1947 तक सन 1904 में एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन की स्थापना की गई और 1905 से 1917 तक के बीच वस्त्र उद्योग, बर्तन बनाना, चर्म शोधन, दियासलाई, कांच के सामान, चीनी, पेंसिल, कागज आदि का व्यवसाय सीखने के लिए छात्रवृत्ति दी गई। 1941 में दिल्ली में पॉलिटेक्निक स्कूल खोला गया तथा 1905 में एक कमेटी का निर्माण किया गया जिसका काम तकनीकी शिक्षा का विकास करना था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अनुसार कृषि शिक्षा को एक राष्ट्रीय विषय के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए कि जो कृषि शिक्षा है उसको एक नेशनल सब्जेक्ट के रूप में मान्यता दे दी जाए। विश्वविद्यालय
शिक्षा आयोग ने वाणिज्य शिक्षा को भी महत्वपूर्ण मानते हुए वाणिज्य शिक्षण के लिए कुछ विभिन्न फर्मों के साथ व्यावहारिक शिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने चिकित्सा शिक्षा में सुधार हेतु 1 वर्ष में मेडिकल कॉलेजों में अधिकतम 100 छात्रों को प्रवेश देने की बात कही थी। आगे बढ़ते हैं। कोठारी आयोग ने प्राथमिक स्तर पर कृषि संबंधी सामान्य जानकारी को पाठ्यचर्या का अनिवार्य अंग बनाए जाने की अनुशंसा करते हुए माध्यमिक स्तर पर कृषि विद्यालयों की स्थापना और कृषि को कार्यानुभवों का महत्वपूर्ण बनाने का सुझाव दिया। कोठारी आयोग ने माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण सामान्य छात्रों के लिए प्रत्येक प्रांत में पर्याप्त पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाने और उनमें आवश्यकतानुसार कृषि शिक्षा की व्यवस्था कर इन्हें कृषि विश्वविद्यालयों से संबद्ध किए जाने का भी सुझाव दिया था। एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग वर्ष 2025 तक स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किए जाने का भी सुझाव दिया गया है। राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद एक त्रिपक्षीय निकाय है। इसका गठन 1956 में श्रम मंत्रालय द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित मामलों पर सलाह देने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी को जून 2013 में अधिसूचित किया गया था। राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा NSQF को 27 दिसंबर 2013 को अधिसूचित किया गया। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन पॉइंट देखिए, निजीकरण क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है। प्राइवेटाइजेशन का इतिहास, इसकी हिस्ट्री अगर देखो तो बहुत पुराना नहीं है। सन 1960 में पीटर एफ ड्रकर द्वारा सबसे पहले सर्वप्रथम अपनी पुस्तक द एज ऑफ डिसकंटिन्यूटी में निजीकरण शब्द का प्रयोग किए जाने का संदर्भ मिलता है। 1979 में ग्रेट ब्रिटेन में श्रीमती थैचर के समय में अनेक सरकारी उपक्रमों का निजीकरण किया गया। भारत में 1991 में इसको अपनाया गया। निजीकरण का तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें पूर्व में सरकार द्वारा संचालित या प्रतिबंधित संस्थाओं को किसी निजी उद्यमी अथवा संस्था को संचालन या प्रबंधन के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है कि पहले सरकार उसको चला रही थी, अब उसको किसी प्राइवेट व्यक्ति को दे दिया वो संस्था चलाने के लिए। जैसे सरकारी स्कूल हैं वो प्राइवेट संस्था को दे दिया जाए चलाने के लिए। एनके घोड़के के अकॉर्डिंग सामान्यतः यह शब्द निजीकरण उस प्रक्रिया से संबंधित है जो किसी देश की आर्थिक गतिविधियों में राज्य अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश को कम करती है। 15 अगस्त 2007 को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हुए माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की घोषणा की थी। चल आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा राज्यों का उत्तरदायित्व है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति में ऐसी योग्यताओं एवं कौशलों का विकास किया जा सके कि वे एक उत्तरदायी तथा सहयोगी नागरिक बन सकें। विश्व के विभिन्न देशों जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस इत्यादि ने शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण की नीति को अपनाया है। अमेरिका का उदाहरण उनमें सबसे आगे है। उदारवादी नीति के कारण आज अमेरिका शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है। भारतीय संविधान में शिक्षा की जिम्मेदारी राज्यों को सौंपी गई है। अगला पॉइंट यहाँ से शुरू होता है। देखिए, शिक्षा के व्यापारीकरण का अर्थ क्या है। व्यापारीकरण का अर्थ है शिक्षा को व्यवसाय बनाना, उसकी व्यवस्था करना और उससे धनोपार्जन करना। राज्य मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, सर्वाधिकारवादी राज्य और प्रजातंत्रीय राज्य। सर्वाधिकारवादी राज्य में शिक्षा पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण होता है और विद्यालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ओर ध्यान न देकर केवल राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति में संलग्न रहते हैं। प्रजातंत्रीय राज्य में शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार से की जाती है जिससे व्यक्ति की व्यक्तित्वता बनी रहे और उसे विकास के अधिक से अधिक अवसर भी मिल सके। 1921 में भारतीय शिक्षा मंत्री की नियुक्ति और महात्मा गांधी के सरकारी संस्थाओं के विरोध के कारण निजी उद्यमी को भी प्रोत्साहन यहाँ पे मिला। अगला देखिए, चैप्टर 12 कहता है कि परीक्षा द्वारा बालक के ज्ञानार्जन की मात्रा अथवा उपलब्धियों को जाना जाता है। परीक्षा के द्वारा क्या होता है, बालक ने कितना ज्ञान प्राप्त किया, उसके अचीवमेंट क्या है, उसको जाना जाता है। परीक्षा शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा साधन है जिससे बालकों की शैक्षिक प्रगति को नापा जाता है और उनके कार्य की जांच की जाती है। गैरेट के अकॉर्डिंग परीक्षा प्रश्नों का एक समूह है जो किसी कौशल तथा योग्यता की जांच करने के लिए बड़ी सतर्कता से तैयार किया जाता है।
क्रोनबेक के अकॉर्डिंग 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार के तुलनात्मक अध्ययन के लिए जो सुव्यवस्थित पद्धति काम में लाई जाती है उससे पद्धति को ही परीक्षा कहते हैं। क्रोनबेक की परिभाषा है, याद रखिएगा। कोठारी आयोग की संस्तुतियों के अनुसरण से हमारे देश में 10+2 वाली शिक्षा प्रणाली लागू हुई। सामान्यतः 3 प्रकार की परीक्षाएं प्रचलित हैं: प्रयोगात्मक परीक्षाएं, मौखिक परीक्षाएं और लिखित परीक्षाएं। प्रयोगात्मक परीक्षाओं में छात्र किसी निर्धारित कार्य को प्रयोगों के द्वारा पूरा करते हैं। प्रयोगात्मक परीक्षाओं को कौशल प्रदर्शन परीक्षाएं भी कहा जाता है। मौखिक परीक्षाओं में मौखिक प्रश्नों के द्वारा बालकों के ज्ञान, अभिव्यक्ति और क्रियाशीलता की जांच की जाती है। इसका सूत्रपात प्रसिद्ध यूनानी विचारक सुकरात ने किया था। आगे बढ़ते हैं। लिखित परीक्षाएं 4 प्रकार की होती हैं: निबंधात्मक परीक्षाएं, लघु उत्तरीय परीक्षाएं, अति लघु उत्तरीय परीक्षाएं और वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मूल्यांकन को सतत मूल्यांकन के रूप में लिया गया है। ये शिक्षा नीति कहती है कि बच्चे का मूल्यांकन 360 डिग्री एंगल पर किया जाए। 360 डिग्री का अर्थ ये है कि केवल उसके संज्ञानात्मक पक्ष का ही मूल्यांकन न किया जाए कि बच्चे का दिमाग कितना तेज है ना, उसका मेंटल डेवलपमेंट कैसा हुआ, बल्कि उसके सभी पक्ष, चाहे उसका तार्किक पक्ष हो, ज्ञानात्मक पक्ष हो या फिर उसके संवेगात्मक पक्ष का मूल्यांकन हो, सभी का मूल्यांकन किया जाएगा। अंकन प्रणाली की कमियों के कारण माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 तथा शिक्षा आयोग 1964-66 ने अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रणाली का सुझाव दिया। 1975 में एनसीईआरटी के द्वारा जारी फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम ऑफ 10 ईयर स्कूल में भी ग्रेड प्रणाली की सिफारिश की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्लान ऑफ एक्शन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन में भी विश्वविद्यालय स्तर पर ग्रेड प्रणाली अपनाने की बात कही गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्नातक स्तर पर सत्र 2021-22 से प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में लागू की गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के तहत सामने आया, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। अब देखिए चैप्टर 13 कहता है, सरकार ने शिक्षा के सभी पहलुओं पर व्यापक विचार करने के लिए 1964 में शिक्षा आयोग का गठन किया था। आयोग ने 1966 में अपना प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता पर बल दिया था। भारत सरकार ने शिक्षा की राष्ट्रीय नीति के निर्धारण हेतु लगातार 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों का गठन किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 जब कांग्रेस सत्ता में थी, इसका गठन कोठारी आयोग 1964-66 के सुझाव पर किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 जब जनता पार्टी सत्ता में आई, परंतु इसकी संस्तुतियों का कार्यान्वयन न हो सका, यह कागजों तक सीमित रह गई। एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पुनः कांग्रेस सत्ता में आई, उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का जो दस्तावेज है वह 12 भागों में विभाजित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने 23 कार्यदल गठित किए थे। सर कितने? 23। संसद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार विमर्श 1968 में प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ये घोषणा की गई थी कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद इस नीति के क्रियान्वयन और उसके परिणामों की समीक्षा भी की जाएगी। 3 वर्ष बाद 1990 में ही इसकी समीक्षा के लिए राममूर्ति समीक्षा समिति 1990 का गठन भी कर दिया गया। आचार्य राममूर्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन 26 दिसंबर 1990 को प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 1995 तक सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा सुलभ कराने की बात कही गई है। भारत सरकार ने 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन करने के साथ साथ उसकी कार्य योजना में भी कुछ संशोधन किए और उसे कार्य योजना 1992 के नाम से प्रकाशित किया। कार्य योजना 1986 पूरे 24 भागों में विभाजित थी। कार्य योजना 1992 को 23 भागों में विभाजित किया गया है। कितने? 23 भागों में विभाजित किया गया है। चलिए यहाँ से हम लोग एनईपी 2020 को डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई। इस नीति द्वारा विद्यालय और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रूपांतरकारी सुधार के रास्ते खुल गए हैं। यह नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4
में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास के एजेंडे को अपनाया गया है, जिसके अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने के लक्ष्य को ध्यान में रखा गया है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। ये जो NEP 2020 है, इसके अध्यक्ष थे पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। समिति का नाम कस्तूरी रंगन समिति है। समिति का जो गठन है जून 2017 में किया गया और मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप कैबिनेट में प्रस्तुत किया गया। 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको मंजूरी मिल गई। शिक्षा मंत्रालय की बात करें, मानव संसाधन विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सीखने पर पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात GR को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर GDP के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार नया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क तैयार करेगी, जिसमें ECCE स्कूल टीचर और प्रौढ़ शिक्षा को जोड़ा जाना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का भी ऑफर होगा। ई-लर्निंग पर जोर देकर पाठ्यपुस्तकों पर निर्भरता को कम किया जाना है। यह नीति स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है, जिसमें बुनियादी तौर पर परिवर्तन किए गए हैं। वर्तमान शिक्षा नीति में 10+2 को बदलकर 5334 के पैटर्न को अपनाते हुए स्कूली शिक्षा को 15 साल कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला है इसमें फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज को 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए तैयार किया गया है, जिसमें 3 साल की प्री स्कूल शिक्षा, 2 साल की स्कूली शिक्षा कक्षा 1 और 2 भी शामिल है। फिर है प्रेपरेटरी स्टेज। प्रेपरेटरी स्टेज में 8 साल से 11 साल तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिसमें कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा। इस स्टेज में बच्चों को संख्यात्मक कौशल और भाषा में विकास कराना शिक्षकों का उद्देश्य रहेगा और इसके साथ ही बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में भी पढ़ाया जाएगा। मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में बच्चों को कोडिंग, व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ साथ इंटर्नशिप प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा। सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में कक्षा 9 से 12 तक की कक्षा के बच्चों को शामिल किया जाएगा और इस स्टेज पर बच्चा कोई भी विषय चुन सकता है। ठीक है। अब तक भारत में डीम्ड राज्य और सेंट्रल विश्वविद्यालय के लिए अलग अलग नियम थे, अब सभी के लिए एक समान नियम लागू हो जाएंगे। NEP 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। इससे पूर्व 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया था। उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 26.3% 2018 से बढ़ाकर 2035 तक 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को भी जोड़ा जाएगा। अब देखिए चैप्टर 15 को डिस्कस करते हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनाइटेड एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को ने 1993 में फ्रांस के डेलर्स की अध्यक्षता में 21वीं शताब्दी के लिए शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त विभिन्न देशों के 14 सदस्य थे, जिनमें एक भारत के डॉक्टर कर्ण सिंह भी थे। इस आयोग की रिपोर्ट सीखना आंतरिक खजाना, लर्निंग द ट्रेजर्स विदिन के नाम से 1966 में प्रकाशित हुई। यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा, 110% लिखित ले लो। इसमें डेलर्स ने अपने अध्यक्षीय लेख में सर्वप्रथम ये स्पष्ट किया है कि मानव के व्यक्तिक एवं सामाजिक विकास में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। डेलर्स के आयोग के अनुसार 12वीं शताब्दी की शिक्षा में 4 आधार होंगे: जानना सीखना, लर्निंग टू नो, करना सीखना, लर्निंग टू डू, बनना सीखना, लर्निंग टू बी, एक साथ रहना सीखना, लर्निंग टू लिव टुगेदर। ठीक है। आयोग के प्रतिवेदन के अध्याय 4 में इन्हें शिक्षा के 4 स्तंभ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जानना सीखने का सामान्य अर्थ ज्ञान प्राप्त करने और ज्ञान प्राप्त करने की विधियों दोनों को सीखना है। डेलर्स आयोग के अनुसार हम जितना अधिक ज्ञान अर्जित करेंगे, अपने पर्यावरण के विविध पहलुओं को उतना ही अधिक समझ सकेंगे। ठीक है। करना सीखना,
सीखने का यह स्तंभ सीखने वाले के लिए व्यावहारिक कौशलों पर जोर देता है, अतः यह व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा और कार्य कौशल प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ है। बनना सीखना, इस प्रकार के सीखने की संकल्पना सर्वप्रथम यूनेस्को की 1972 की रिपोर्ट में की गई थी। डीलर्स रिपोर्ट में बनना सीखने का अर्थ है मानव बनना सीखना, जिसे ज्ञान, कौशलों व मूल्यों के अर्जन द्वारा व्यक्तित्व के बौद्धिक, नैतिक, सांस्कृतिक और भौतिक आयामों के समन्वित विकास द्वारा अर्जित किया जाएगा। एक साथ रहना सीखने से तात्पर्य संसार के समस्त व्यक्तियों के एक साथ रहने से है, एक दूसरे का सहयोग करने से है, शांति के साथ रहने से है। तो ये जो डेलर्स रिपोर्ट है, जिसमें हमारे 4 आधार हैं, जानना सीखना, करना सीखना, बनना सीखना, एक साथ रहना सीखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। अगला चैप्टर देखिए, विश्व में सर्वाधिक निरक्षर भारत में रहते हैं। ज़्यादातर अनपढ़ कहाँ रहते हैं? भारत में। इस अभिशाप से देश को मुक्ति दिलाने के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को प्रतिस्थापित किया गया। सन 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा पाने के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल करने के लिए सन 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया। शिक्षा अधिकार विधेयक को संसद ने 4 अगस्त 2009 को मंजूरी प्रदान की तथा 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया। इस अधिनियम के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार होगा। अधिनियम में छात्र शिक्षक अनुपात 30% निर्धारित किया गया है। इस अनुपात को प्राप्त करने के लिए 12 लाख प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता भी होगी। निजी स्कूलों की 25% सीटें पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित किए जाने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिक्षक को प्रत्येक सप्ताह 45 घंटे विद्यालय में देने हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम से संबंधित जो अनुच्छेद है वह 51A है। ठीक है, चलिए ये आपका लास्ट चैप्टर है। और प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि जो हमारा व्हाट्सअप चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि जितनी भी क्लासेस होंगी उसको अगर आपको यूट्यूब से नहीं मिलती है तो हम इसका सीधा लिंक उस व्हाट्सअप चैनल पे फॉरवर्ड कर देते हैं, ताकि आपसे कोई भी क्लास मिस ना हो। और पेपर फर्स्ट की आंसर की हमने करवा दी है, उससे अपने क्वेश्चन पेपर को मिला करके हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हमारे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, हम माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। यह स्पष्टतः प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के बाद का अगला कदम है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA भारत सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है जो मार्च 2009 में माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और इसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए शुरू की गई। RMSA योजना का मुख्य काम क्षेत्र माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र हर प्रकार के सुधार से है, जिसमें स्कूल अध्ययन, कक्षा स्तर पर गुणवत्ता व क्षमता सुधार भी शामिल है। माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए RMSA कार्यक्रम चलाया गया और RMSA द्वारा वर्ष 2017 तक 100% सकल नामांकन दर प्राप्त करने का लक्ष्य भी रखा गया है। ई-पाठशाला की सुविधा सन 2015 में शुरू हुई थी। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास। कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड देखिए, यहाँ पे मेन चीज़, एक तो नोट्स के लिए आप हमें यहाँ मैसेज करिए। जो आपके 3 पेपर बचे हैं, 2nd, 3, 4th, इसके नोट्स लेकर के पढ़ाई शुरू कर सकते हो। एंड हमारा जो दूसरा चैनल है लर्न विद SP सर, ठीक है, उस पर क्लासेस यूपीटेट सीरीज क्लासेस करवाई जाएंगी, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।